हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 11 फाइनल अकाउंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और 31 दिसंबर 2021 को मेरा ईयर एंड होता है। 31 दिसंबर 2021 को हमारा ईयर एंड होता है। और बेसिक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब वैल्यू क्या होगा ये देखते हैं। यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस भी है और मार्केट वैल्यू है, तो कौन सा लेंगे? जो भी लोअर होगा वो लोगे। तो इस हिसाब से हम लोग 40,000 ले लेंगे। तो यहाँ पे अपने लिख लेंगे 40,000। ओके। अब सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट का पहले अपने लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं कि किस फॉर्मेट में अपने को आइटम्स को पुट करने हैं। सबसे पहले फिक्स एसेट आएगा। जितने भी फिक्स एसेट है आप लिख लेना। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी करेंट एसेट। करेंट एसेट में भी ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के अपने लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा इन्वेंटरीज, मतलब जहाँ पे स्टॉक ये सब यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल, जहाँ पे डेटर और बिल रिसीवेबल आएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसमें कैश और बैंक आएगा। फिर आएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अगर हमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया है वो आ जाएगा। एंड लास्ट है अदर करंट एसेट, मतलब कोई भी करंट एसेट कहीं पर भी फॉल नहीं कर रहा है तो वो इधर आ जाएगा। अब हम लोग लाइबिलिटी की तरफ आते हैं। लाइबिलिटी में आएगा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल लिखेंगे। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन हुआ तो वो हम लोग लिख देंगे। फिर आएगा अपना करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में आप ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब अगर मैंने कोई शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, वो सब आ जाएगा। फिर अपने लिखेंगे ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल ही आएगा। फिर है अदर करंट लाइबिलिटी, मतलब कोई भी करंट लाइबिलिटी कहीं पर भी फॉल नहीं कर रहा हो तो इधर अपने डाल देंगे। लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, इसी तरीके से अपने को सारे आइटम्स को फिट करने हैं। यहाँ पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो ये बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? इन्वेंटरी में। तो इन्वेंटरी में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 40,000। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे 40,000। ट्रेडिंग के क्रेडिट में यहाँ पे थोड़ा सेल के लिए जगह रख देते हैं, इधर लिख देते हैं 40,000। क्या बोल के? बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब देखो आगे क्या लिखा है। एक पुराना फर्नीचर जिसका 1 जनवरी 2021 को बैलेंस है 12,000। ठीक है, इसको मैं लिखकर समझाती हूँ आपको। देखो, 1 जनवरी 2021 को हमारे पास एक पुराना फर्नीचर है जिसका बैलेंस है 12,000। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है? इसको हमने सेल कर दिया 5,800 में। और कब सेल किया? 30 जून को। 30 जून को 30 जून को हमने सेल कर दिया 5,800 में। ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा है। हमने एक नया फर्नीचर खरीदा है, मतलब बदले में, मतलब कि पुराना देकर एक्सचेंज में हमने नया फर्नीचर लिया है 10,400 का। हमने बदले में एक नया फर्नीचर ले लिया 10,400 का। अब आप बोलोगे कि पुराना फर्नीचर दे के 5,800, पुराना फर्नीचर का 5,800 मिला है और नया फर्नीचर मैंने 10,400 का खरीदा है, तो डेफिनेटली अपने लोग बैलेंस अमाउंट पे करेंगे। 10,400 से 5,800 माइनस करो, कितना होगा? 10,400 से 5,800 माइनस करो, 4,600 आएगा। तो देखो, पुराना फर्नीचर देकर अपने को 5,800 मिलेगा और हमने नया फर्नीचर 10,400 का खरीदा है, तो डेफिनेटली अपने को बैलेंस अमाउंट तो देना होगा। तो कितना बैलेंस अमाउंट देना है? 4,600। तो क्योंकि 4,600 मेरे को पे करना है तो नेट इनवॉइस भी कितने का आया है? 4,600 का। उस सेंटेंस को हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले इतने को कंप्लीट करते हैं। देखो, मेरे यहाँ से पुराना फर्नीचर जा रहा है कि नहीं?
मेरे यहाँ से पुराना फर्नीचर जा रहा है तो लिखो टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। अपने यहाँ से पुराना फर्नीचर जा रहा है तो टू ओल्ड फर्नीचर 12,000। अब देखो पुराना फर्नीचर पता है 30 जून को गया, तो पक्का मैंने 6 महीना यूज किया ही है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, 12,000 का डेप्रिसिएशन रेट कितना है फर्नीचर पे? फर्नीचर पे देखो डेप्रिसिएशन रेट है 10%, तो इधर लिखो 10%। और कितना महीना होगा यहाँ पे देखो, हमने 6 महीना पुराना फर्नीचर यूज किया है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन करेंगे, 600 आएगा। अब देखो मेरे यहाँ से पुराना फर्नीचर गया, अब क्योंकि मैंने 6 महीना यूज किया है तो मैंने डेप्रिसिएशन दिखाया। मेरे को 5800 मिला नहीं है, बल्कि मेरे पास नया फर्नीचर आया है, तो हम लोग लिखेंगे न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमारे पास नया फर्नीचर आया है तो न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, 4600 मैंने परचेज बुक में डाल दिया, मतलब परचेज बोल के दिखा दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज से हटाएंगे या नहीं? तो अपने लिखेंगे टू परचेज अकाउंट 4600। तो एक बार का ये जर्नल कंप्लीट हुआ। पर एक चीज आप ध्यान रखना कि क्योंकि आपके यहाँ से पुराना फर्नीचर गया है, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ हुआ होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर फिक्स एसेट जाएगा तो अपने को या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आया होगा वो प्रॉफिट या लॉस बताया होगा। यहाँ पे देखो डेबिट में ही डिफरेंस आएगा। देखो 5600 का डिफरेंस आएगा, मतलब लॉस हुआ है, और ये एक्सचेंज के समय हुआ है, तो लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है या नहीं? तो ये एक जर्नल कंप्लीट हुआ। एक और चीज है जो मेरे को बताना है, ध्यान से समझना। देखो अल्टीमेटली तो 4600 मेरे को पे करना है, हाँ या ना? ये 4600 पता है परचेज डे बुक में चला गया। एकदम आराम से समझने की कोशिश करो। 4600 पता है मैंने क्या बोल के दिखाया? मैंने परचेज डे बुक में दिखा दिया। आपको पता है परचेज डे बुक क्यों बनता है? परचेज डे बुक बनता है क्रेडिट परचेज के समय, हाँ या ना? इसका मतलब मैंने क्रेडिट परचेज का एंट्री अपने बुक में दिखा दिया होगा। मैंने अपने बुक में पता है क्या दिखाया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर मैंने कर दिया है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? समझ में आया? देखो 4600 को मैंने परचेज डे बुक में दिखा दिया। परचेज डे बुक कब बनता है? क्रेडिट परचेज के समय। इसका मतलब मैंने बुक में एज अ क्रेडिट परचेज का एंट्री दिखा दिया, मतलब मैंने बुक में परचेज डेबिट टू क्रेडिटर कर दिया था। अब देखो परचेज तो डेबिट होना नहीं चाहिए था, न्यू फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, हाँ या ना? तो ये जो परचेज मैंने डेबिट किया है, देखो इसको मैंने यहाँ पे जाके कैंसिल कर दिया, टू परचेज बोल के मैंने कैंसिल कर दिया, हाँ या ना? अब देखो मेरी बुक में ना क्रेडिटर खड़ा हुआ है, हाँ या ना? एक चीज मैं बोल रही हूँ ध्यान से समझना, क्रेडिटर अगर आप खोलते हो तो क्रेडिटर सिर्फ गुड्स के लिए आप खोलोगे। अगर गुड्स के अलावा अगर आपका कोई क्रेडिटर बन रहा है तो आपको रीजन देना होगा। सपोज क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर मशीनरी, ऐसे लिखना होगा। पर देखो मेरी बुक में क्या क्रेडिटर बोल के अभी खड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर से तो इसको हटाएंगे, और क्योंकि ये क्रेडिटर फॉर फर्नीचर है तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बोल के हम लोग दिखाएंगे। क्या ये बात क्लियर? क्रेडिटर से हटाओगे, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, हटाओगे तो डेबिट होगा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। तो ये एक और एंट्री अपने को करना होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? अब देखो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन में जाएंगे। डेप्रिसिएशन पीएल में आएगा तो पीएल में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट, वैल्यू है 600। फिर देखो नया फर्नीचर डेबिट हुआ है, मतलब फर्नीचर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बैलेंस शीट में आएंगे, इधर लिखेंगे फर्नीचर और करेंगे प्लस 10,400। हमने खरीदा है तो लिखेंगे परचेज। लॉस है, लॉस कहाँ पे आएगा, पीएल में, तो पीएल में लॉस दिखा देंगे 5600 टू लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ
फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। फिर देखो फर्नीचर हमारे यहाँ से क्या हो गया है, कम हो गया, तो फर्नीचर को कम कर देंगे 12,000 से, 12,000 से कम कर देंगे, क्या बोल के, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फिर देखो परचेज को क्या करना है अपने को, परचेज यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देंगे, फिर लिखेंगे परचेज अकाउंट, और 4600 से कम हो गया, ठीक है। क्या बोल के कम करेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर लिख देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आओ, यहाँ पे देखो क्रेडिटर क्या हो गया है, कम हो गया है ना, तो क्रेडिटर को कम करो 4600 से। क्रेडिटर कहाँ पे आता है, ट्रेड पेएबल में, तो ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स लिखो और 4600 कम करो, क्या बोल के, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। फिर आगे देखो क्या है, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बोल के बुक में आएगा, तो इसको चलो दिखा दे रहे ट्रेड पेएबल में, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 4600। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, फर्नीचर से रिलेटेड और एक रहेगा, वो क्या, जो बाद बाकी फर्नीचर है उनपे भी जो डेप्रिसिएशन बनता है उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार ट्रायल बैलेंस में जाओ और मेरे को बताओ फर्नीचर का वैल्यू कितना है। फर्नीचर देखो 85,000 है, हाँ या ना, एक बार टोटल करो तो कितना आ रहा है, 85,000 प्लस 10,400 माइनस 12,000, 83,400 आएगा, हाँ या ना। अब आप ध्यान से समझो, हमारे पास टोटल फर्नीचर 83,400 का है, इसमें से पता है 10,400 का हमने इस साल खरीदा, हाँ या ना। हमारे पास टोटल फर्नीचर 83,400 का है, जिसमें 10,400 का फर्नीचर मैंने इस साल खरीदा। और इस साल भी कब खरीदा बताओ तो, पुराना फर्नीचर देके नया फर्नीचर लिया था। पुराना फर्नीचर मैंने 30 जून को दिया, तो नया फर्नीचर भी मैंने कब लिया होगा, 30 जून को। मैंने 30 जून को नया फर्नीचर लिया है, तो क्योंकि मैंने 30 जून को नया फर्नीचर लिया था तो इस पे डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा, क्योंकि 30 जून से 31 दिसंबर 6 महीना। अब बाद बाकी कितने हैं माइनस करके बताओ, 73,000 का फर्नीचर है, कुछ नहीं बोला, तो इस पे डेप्रिसिएशन 12 महीने का होगा, क्या ये बात क्लियर। टोटल फर्नीचर 83,400 का है, हाँ या ना। इसमें से 10,400 मैंने 30 जून को खरीदा था, तो इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। अब जो बाद बाकी फर्नीचर होंगे, कुछ नहीं बोला, तो ये साल भर होगा, तो इस पे साल भर का डेप्रिसिएशन होगा। तो इसको अपने लोग कंप्लीट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इक्वल टू 10,400 पे 10%, 6/12, प्लस 73,000 पे 10%, 12/12, 520 प्लस 7,300, 7820। तो डेप्रिसिएशन कितना आया, 7820। डेप्रिसिएशन क्या होगा, एक इधर माइनस हो जाएगा, और क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं तो ये दो जगह आएगा। और देखो दो जगह क्यों आएगा मैं बता देती हूँ, एंट्री क्या होगा डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, पीएल में, तो पीएल में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे अपने, प्लस करो कितना आएगा, 8420 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे फर्नीचर क्या हो गया है, कम हो गया है, यहाँ पे फर्नीचर कम हुआ है, तो फर्नीचर को हम लोग कम कर देंगे 7820 से, ठीक है। तो इस तरीके से फर्नीचर वाला पॉइंट हम लोग का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा ये पॉइंट एक बार मैं फिर समझा रही हूँ, देखो पुराना फर्नीचर गया तो मैंने टू ओल्ड फर्नीचर लिखा। अब 6 महीने के बाद गया तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन, और सेल करके पैसा नहीं मिला, नया फर्नीचर मिला तो नया फर्नीचर।
मैंने परचेज में डाल दिया तो परचेज को मैंने कैंसिल कर दिया, परचेज से मैंने हटा दिया। ऑटो कुछ करना नहीं था, जो डिफरेंस आएगा वो लॉस बोल के आएगा। अब क्या था कि मैंने परचेज बोल के जो दिखाया था उसको तो मैंने हटा दिया। अब ये एज अ क्रेडिटर मेरी बुक में खड़ा है, पर ये क्रेडिटर नहीं होगा, ये क्रेडिटर फॉर फर्नीचर होगा, ठीक है या नहीं। तो फिर हम क्रेडिटर से हटाए, क्रेडिटर डेबिट टू क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। आप चाहो तो क्रेडिटर डेबिट टू क्रेडिटर फॉर फर्नीचर को यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आपका लॉस ऑन एक्सचेंज का सेम ही आएगा, 56 ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। देखो सेल्स में इंक्लूड है 36,000। 36,000 क्या है, हायर परचेज सेल है। हायर परचेज सेल को मैंने सेल में इंक्लूड किया है, हाँ या ना। क्या हायर परचेज सेल को सेल में दिखा सकते हैं, आंसर नहीं। सेल अलग होता है, हायर परचेज सेल अलग होता है। यहाँ पे मैंने हायर परचेज सेल को सेल में दिखा दिया, हाँ या ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल से हटाएंगे इसको और एज अ हायर परचेज सेल बोल के दिखाएंगे, हाँ या ना। सेल क्रेडिट होता है, सेल से हटाओगे तो सेल डेबिट हो जाएगा, और इसको हायर परचेज सेल बोल के दिखाना है तो टू हायर परचेज सेल हो जाएगा। अब जैसे आपको पता है ना कि सेल ट्रेडिंग में खत्म हो जाता है, तो ये जो हायर परचेज सेल है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ट्रेडिंग में। जैसे ये क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट हो जाएगा। और ये कौन से ट्रेडिंग में खत्म होगा, डेफिनेटली हायर परचेज ट्रेडिंग में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। अब एक चीज ध्यान से समझना कि ट्रेडिंग में कितना जाएगा। देखो जितना एक्चुअल इस साल सेल हुआ है वही ट्रेडिंग में जाएगा। यहाँ पे देखो 25% हम लोग प्रॉफिट रखते हैं। 30% इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू हुआ ही नहीं, हाँ या ना। मतलब अभी तक हम डेटर से 30% पाते हैं। तो एक्चुअल सेल इस साल कितना हुआ, 70%। अब क्योंकि एक्चुअल सेल 70% हुआ है तो ट्रेडिंग में भी कितना जाएगा, 70%। तो कितना होगा कर लेते हैं, 25,200। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। इसको मैं एक बार फिर समझाती हूँ, ध्यान से समझना। देखो हायर परचेज सेल था, पर मैंने उसको सेल में इंक्लूड कर दिया। तो अब हम लोग सेल से हटाएंगे और हायर परचेज सेल बोल के दिखाएंगे। सेल से हटाओगे तो सेल डेबिट होगा और हायर परचेज सेल बुक में आ जाएगा। अब जैसे नॉर्मल जितने भी सेल होते हैं वो ट्रेडिंग में खत्म होते हैं, तो हायर परचेज सेल भी खत्म हो जाएगा, कहाँ पे, हायर परचेज ट्रेडिंग में। तो हायर परचेज सेल क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट और हायर परचेज ट्रेडिंग। अच्छा ट्रेडिंग में कौन सा सेल जाएगा, जो एक्चुअल में हुआ है। क्वेश्चन में लिखा था कि 30% तो अभी तक फॉल ही नहीं हुआ, मतलब 30% अभी भी हम डेटा से पाते हैं। तो इस साल एक्चुअल में सेल कितना होगा, 70%। तो ट्रेडिंग में भी कितना जाएगा, 70%। अच्छा अब एक चीज और ध्यान से समझना, 30% अभी भी हम डेटा से पाते हैं, हाँ या ना। तो वो मे बुक में क्या बोल के आना चाहिए, हायर परचेज डेटा बोल के आना चाहिए। एक बार चेक करो मे बुक में हायर परचेज डेटा खुला हुआ है क्या मे बुक में हायर परचेज डेटा है क्या, आंसर है नहीं। इसका मतलब वो हायर परचेज डेटा किस में गया होगा, डेटा में चला गया होगा, हाँ या ना। एक बार फिर ध्यान से सुनो, 30% अभी भी मेरे को मिलना बाकी है, तो वो हायर परचेज डेटा हो गया, हाँ या ना। ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी आपको हायर परचेज डेटा दिखा, आंसर है नहीं। इसका मतलब वो किस में इंक्लूड हो गया होगा, डेटा में इंक्लूड हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको डेटा से निकालेंगे और हायर परचेज डेटा बोल के दिखाएंगे। क्या ये बात क्लियर। डेटा से निकालोगे तो डेटा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और हायर परचेज डेटा बोल के हम लोग दिखाएंगे। कितना, 30% अभी भी मिलना बाकी है, तो 36,000 का 30%, जो कि होगा 10,800। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो पीएल में जाएगा, ये तो हम भी जानते हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पीएल में जाएगा। तो अब आप सोचे कि क्या और कोई एंट्री होगा कि नहीं, आंसर है हाँ, और भी एंट्री होगा यहाँ पे। क्या एंट्री और होगा, देखो जैसे याद है आपको कंसाइनमेंट, जैसे हम लोग नॉर्मल बिजनेस करते थे और साथ में कंसाइनमेंट बिजनेस भी कर रहे थे, हाँ या ना। तो आपको याद है पहले हम लोग गुड्स कंसाइनमेंट में डाल देते थे,
हाँ या ना, उसके बाद मेरा सामान सेल होता था, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, साथ में हायर परचेज बिजनेस भी कर रहे हैं। तो अगर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हो तो पहले आप उस नए बिजनेस को गुड्स दोगे तभी तो वो सेल करेगा ना। तो यहाँ पे एक एंटी होगा गुड्स देने का। हम लोग गुड्स दे रहे हैं हायर परचेज को, तभी तो हायर परचेज बिजनेस सेल करेगा। तो यहाँ पे गुड्स जा रहा है, उसका एंट्री अपने को सबसे पहले करना होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? जैसे हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस करते हैं या ज्वाइंट वेंचर बिजनेस, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस को पहले गुड्स देंगे तभी तो वो सेल करेगा ना। जैसे हायर बिजनेस, हायर परचेस ने इतना सेल किया है, तो पक्का मैंने गुड्स पहले उसको दिया होगा तभी तो वो सेल किया है ना। तो मैंने गुड्स दिया है तो उसका एंट्री सबसे पहले होगा। हालांकि इसका एंट्री अभी फोर्थ में हुआ है, पर एक्चुअल में इसका एंट्री सबसे पहले हुआ होगा, ठीक है। यानी हम लोग गुड्स देंगे तो क्या एंट्री होगा? गुड्स सेंट ऑन हायर परचेस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन हायर परचेस होगा। और आपको याद है, अगर हम लोग कंसाइनमेंट करते थे तो कंसाइनमेंट डेबिट होता था। यहाँ पे हम लोग हायर परचेस ट्रेडिंग, हायर परचेस करें तो हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा। क्या ये बात क्लियर? अब देखो, हम लोग अपने ही बिजनेस को कुछ नहीं बोला तो कॉस्ट पे सामान देंगे। तो 36,000 इस साल मैंने सेल किया है, तो कुछ नहीं बोला, तो मैंने 36,000 का ही सामान हायर परचेस को दिया होगा। अब 36,000 तो सेलिंग प्राइस है, और हम अपने बिजनेस को कुछ नहीं बोला तो कॉस्ट पे देते हैं। देखो 25% प्रॉफिट रखा है हमने, हाँ या ना। तो कॉस्ट कितना होगा? 75%। तो 36,000 का 75% करो, 27,000 होगा। क्या ये बात क्लियर? ओके, अब आपको पता है ये जो गुड्स सेंट आपने खोला है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे? खत्म करेंगे। गुड्स क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा? अब डेबिट हो जाएगा। गुड्स सेंट ऑन हायर परचेस अकाउंट डेबिट। और ये कहाँ खत्म होगा? जितने भी गुड्स आप दोगे ना, सब ट्रेडिंग में खत्म होगा। इनफैक्ट याद है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, इसका भी हम लोग ने जब ब्लेजर बनाया था तो ये ट्रेडिंग में ही खत्म हुआ था। आप अलग अलग बिजनेस कर रहे हो, सबको आप गुड्स दोगे, पर लास्ट में ये गुड्स सेंड जितने भी अकाउंट है ना, ये सब ट्रेडिंग में जाके खत्म हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 27,000, ठीक है। अब आप बोलो कि दीदी और कोई एंट्री होगा कि नहीं? देखो, मैंने गुड्स दिया, कुछ सामान सेल हुए एक्चुअल में, तो जो सामान इस साल सेल नहीं हुए वो क्या हो गए? क्लोजिंग स्टॉक। तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री करना होगा। क्या ये बात क्लियर? देखो, मैंने गुड्स दिया है, क्या पूरा सेल हो गया? आंसर नहीं, 70% ही इस साल सेल माने हैं हम लोग, हाँ या ना। तो 30% क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री करना है। बेसिक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हायर परचेस स्टॉक डेबिट। और ट्रेडिंग तो नहीं होगा, हायर परचेस ट्रेडिंग हो जाएगा। देखो 70% एक्चुअल सेल हमने माना था, हाँ या ना। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 30%। 30% किसका? सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट पे होता है। तो 27,000 का अपने लोग 30% करेंगे, तो हो जाएगा 80,100। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? अब मैं आपको पूरा समय करके समझा दी हूँ, ध्यान से समझो। आप जब भी कोई बिजनेस करोगे ना, तो आपको पहले उस बिजनेस को सामान देना होगा। तो आप लिखोगे टू गुड्स सेंट ऑन हायर परचेस, और फिर क्या लिखोगे? हायर परचेस ट्रेडिंग डेबिट। ये जो गुड्स है ना, ये फाइनली खत्म हो जाएगा कहाँ पे? जितने भी गुड्स आप देते हो सब ट्रेडिंग में ही खत्म होते हैं, ठीक है या नहीं? तो ये हो गया। अब सेल हमने किया, तो सेल क्या हो गया? गलती से सेल में चला गया, हायर परचेस सेल सेल में चला गया, तो सेल से निकाल के हायर परचेस सेल बोल के दिखाएंगे। फिर क्या था कि 30% तो अभी भी मेरे को डेटर से मिलना बाकी है। तो इस साल सेल कितना होगा? 70%, तो 70% फिर ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। अब 30% मिलना बाकी है, तो वो हायर परचेस डेटर होगा। मैंने ट्रायल बैलेंस में चेक किया, कहीं पर भी हायर परचेस डेटर है ही नहीं। इसका मतलब वो वैल्यू कहाँ पे चला गया होगा? डेटर में, हाँ या ना। तो डेटर से निकालेंगे और हायर परचेस डेटर बोल के दिखाएंगे। और क्या एंट्री होगा? देखो 70% ही इस साल सेल हुआ है, तो 30% आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री करना होगा। और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे होता है, इससे मैंने 27,000 पे 30% किया है। अब हम लोग एक एक करके सबको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले सेल्स में आएंगे। सेल्स यहाँ पे मेरा क्या हो गया? कम हो गया, तो सेल्स को कम कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट,
और 36,000 से हम लोग कम करेंगे। क्या बोल के? हायर परचेज सेल्स। फिर देखो हायर परचेज सेल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो हायर परचेज सेल के क्रेडिट में 36,000 लिखेंगे। क्या बोल के? बाय सेल्स अकाउंट। फिर देखो हायर परचेज सेल डेबिट हुआ है 25,200 से। तो 25,200 से लिख देंगे। क्या बोल के? टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हायर परचेज ट्रेडिंग के क्रेडिट में 25,200। ट्रेडिंग के क्रेडिट में 25,200। बाई क्या होगा? बाई हायर परचेज सेल होगा। बाई हायर परचेज सेल होगा। फिर हायर परचेज डेटर का डेबिट हुआ है। तो हायर परचेज डेटर के डेबिट में कितना होगा? 10,800। क्या बोल के? टू डेटर अकाउंट। फिर नेक्स्ट हम लोग डेटर में जाएंगे। डेटर यहाँ पे क्या हुआ है? डेटर यहाँ पे कम हुआ है, तो डेटर को कम करो 10,800 से। डेटर को 10,800 से कम करो। क्या बोल के? हायर परचेज डेटर। अब यहाँ पे आओ। हायर परचेज ट्रेडिंग डेबिट हुआ है, तो हायर परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो 27,000। क्या बोल के? टू गुड्स। एक बार चेक कर लो क्या होगा। टू गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज अकाउंट। गुड्स सेंट पता है अल्टीमेटली जाके खत्म हो गया तो ये कहीं नहीं आएगा। जैसे जो लोग खत्म नहीं होते वो बैलेंस शीट में आ जाते हैं। गुड्स सेंट का हमने कोई लेजर नहीं बनाया, प्लस ये खत्म हो गया तो ये बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो 27,000। ट्रेडिंग के क्रेडिट में 27,000। क्या बोल के? बाई गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज अकाउंट। अब हायर परचेज स्टॉक कहा जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख लो हायर परचेज स्टॉक 8,100। अब ट्रेडिंग के हायर परचेज ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो 8,100। क्या बोल के? बाय हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। और तो देखो कोई जर्नल नहीं है। अब जो ये एक्स्ट्रा लेजर हमने बनाया है इनको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। दोनों तरफ 36,000 आएगा। 10,800 का डिफरेंस आएगा, जो कि टू बैलेंस सीडी होगा। और फिर ये बाई बैलेंस बीडी बन जाएगा। अब हम लोग डेटा को टैली करेंगे। 10,800 होगा। इधर जो डिफरेंस आएगा वो बाई बैलेंस सीडी होगा। और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा? बीडी। ठीक है। अब आपके दिमाग में पता है क्या होगा कि दीदी हायर परचेज सेल का वैल्यू यह गया, हाँ या ना? तो क्योंकि ये क्रेडिट में रह गया है तो इसको लाइबिलिटी में लिखेंगे। और हायर परचेज डेटर का बैलेंस हम लोग एसेट में लिखेंगे। पहले बोलो ये डाउट है कि नहीं है? आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि दीदी हायर परचेज सेल तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसका तो क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो ये लाइबिलिटी में आएगा, हाँ या ना? आपके दिमाग में क्या है? क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये पक्का लाइबिलिटी में आएगा, हाँ या ना? और फिर आपके दिमाग में है कि डेटर डेबिट बैलेंस चल रहा है तो ये आएगा एसेट में, हाँ या ना? मेरे को एक चीज बताओ, लाइबिलिटी में आप 10,800 लिखोगे, एसेट में 10,800 लिखोगे तो कॉन्ट्रा हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये कॉन्ट्रा हो जाएगा तो हम लोग इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। क्या ये बात क्लियर? अब आप बोलो कि क्या हर बार ऐसे ही होगा? आंसर है हाँ। हर बार ये कॉन्ट्रा हो जाएगा तो आपको बैलेंस शीट में ये दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अब हम लोग ट्रेडिंग को टैली करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा डेफिनेटली वो पीएल में जाएगा। सिक्सटी थ्री हंड्रेड का डिफरेंस आएगा जो कि पीएल में चला जाएगा। डैश दे के प्रॉफिट ऑन
हायर परचेस। अब 2 PL हुआ है ना, तो PL में लिखो बाय हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डैश देके प्रॉफिट ऑन हायर परचेस 6300। तो ये पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। देखो डेटर में 7500 इंक्लूडेड है। ये मेरे को मिस्टर एम से मिलना है, और ये क्रेडिटर में भी इंक्लूडेड है, मतलब मिस्टर एम डेटर में भी है और क्रेडिटर में भी है, तो सेट ऑफ हो जाएगा। कितने से सेट ऑफ होगा? मिनिमम अमाउंट, मतलब 6000 से सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ में क्या होगा? डेटर भी कम हो जाएगा और क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। तो डेटर को कम करो 6000 से, और इधर क्रेडिटर को कम करो 6000 से। क्या बोल के कम करेंगे? सेट ऑफ। सेट ऑफ बोल के लिखेंगे। डेटर में भी सेट ऑफ और क्रेडिटर में भी सेट ऑफ। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये थोड़ा पॉइंट गलत है, यहाँ पे March 31, 2022 होगा, ठीक है? यानी हम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम का एक ही एंट्री होता है, वो है प्रीपेड। अब 31 दिसंबर को जब यहाँ बुक एंट्री हो रहा है, तो फिर क्या प्रीपेड होगा? पक्का यहाँ पे 31 मार्च 2022 होगा, तभी 3 महीने का प्रीपेड होगा, ठीक है? तो इसको आप ठीक कर लो, यहाँ पे मार्च होगा और ये 2022 होगा, ठीक है? 31 दिसंबर को हमारा ईयर एंड है, और हमने 31 मार्च तक का पे कर दिया, तो 3 महीने का प्रीपेड हो गया, हाँ या ना? तो चलो पहले प्रीपेड का वैल्यू निकालते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस का वैल्यू निकालते हैं। इंश्योरेंस है कितना, एक बार चेक करना। इंश्योरेंस 4800 का है, तो 3/12 करेंगे, 1200 आएगा, हाँ या ना? अब प्रीपेड क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो दो जगह आएगा। एक तो ये एसेट में आएगा। प्रीपेड क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो पक्का ये दो जगह आएगा। क्योंकि एसेट है तो ये एसेट में आएगा। और प्रीपेड मतलब क्या? ये नेक्स्ट ईयर का हमने पे किया है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का पे किया है, तो ये इंश्योरेंस से कम हो जाएगा। तो चलो पहले एसेट में दिखा देते हैं। एसेट में इसको दिखा देते हैं। एसेट में भी कहाँ दिखाएंगे? अदर करेंट एसेट में। अदर करेंट एसेट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1200, और फिर इंश्योरेंस से कम कर देंगे 1200 को। PL में लिखेंगे टू इंश्योरेंस अकाउंट, फिर 1200 से कम कर देंगे, क्या बोल के? प्रीपेड। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट हम लोग का क्या हो गया? कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखो डेप्रिसिएशन दिखाना है। फर्नीचर पे तो हमने पूरा कंप्लीट कर ही लिया था, मशीन पे दिखाना है। तो पहले मशीनरी लिख लेते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मशीनरी लिख लेंगे। एक बार चेक करना ना कितना है मशीन का वैल्यू। मशीन का वैल्यू है 2 लाख, तो इधर लिखेंगे 2 लाख। फिर लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। देखो ट्रायल बैलेंस में नहीं है ये, तो जो दो जगह आएगा, एक तो मशीन से कम होगा और एक तो PL में आएगा। मशीन का कितना परसेंट था? 15%। तो 2 लाख का 15% करो, 30,000। और एक ये PL में दिखा दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट 30,000। तो आगे क्या लिखा है? 5% प्रोविजन बनाना है डेटर पे, हायर परचेज डेटर पे नहीं बनाना है, ठीक है? आपको याद है डेटर से हमने हायर परचेज डेटर ऑलरेडी एक्सक्लूड करके रखा है, हाँ या ना? अब डेटर का वैल्यू आप ट्रायल बैलेंस में देखो कितना है, एक बार बताना मेरे को। डेटर का वैल्यू कितना है ट्रायल बैलेंस में? डेटर का वैल्यू है 1,26,000, हाँ या ना? अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि जब भी प्रोविजन का सम हो, तो आप ऑलवेज एक टाइमलाइन जरूर बनाना। तो यहाँ पे अपने एक टाइमलाइन बनाए है यफ में प्रोविजन का। देखो ऑलरेडी प्रोविजन कितना है? 8,000, ठीक है?
एक बार डेटा का टोटल करो कितना आएगा, एक बार डेटा का टोटल करो। 109,200 आएगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे प्रोविजन बनाना है अपने को 5%। तो 5% होगा 5460। 5460 क्या है, फाइनल वैल्यू। प्रोवाइड मतलब अपने को इतने का प्रोविजन रखना है। तो 5460 हुआ फाइनल वैल्यू। तो इस साल फिर प्रोविजन क्या हो जाएगा, कम होगा। 2540 से कम हो जाएगा, हाँ या ना। ऑलरेडी 8,000 का था, पर इस साल 5460 ही रखना है। तो इस साल मेरे को प्रोविजन को कम करना होगा। प्रोविजन क्रेडिट होता है, कम करोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल होगा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर, क्या नाम है क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 2540। और जितने भी प्रोविजन बनते हैं या कम होते हैं सब पीएल से होते हैं। तो टू पीएल अकाउंट 2540, ठीक है। अब हम लोग पहले सबसे पहले प्रोविजन में जाएंगे। प्रोविजन देखो कहाँ पे आएगा, डेटर से कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेटर से बनना है, डेटर पे बना है। तो ये प्रोविजन डेटर से कम हो जाएगा। तो डेटर में लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितना होगा। यहाँ पे देखो आपको पता है मैंने पहले भी बोला था कि डेटर और प्रोविजन को हम लोग साथ में लिखते हैं। अब क्योंकि दो जन को एक साथ में लिख रहे हो आप, तो आप सबका कंप्यूटेशन नहीं दिखा सकते हो, एक का तो आप सब दिखा दो और दूसरे का फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे याद है हम लोग डेटा का सब दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोविजन का हम लोग सारा अप डाउन नहीं दिखा पाएंगे। तो प्रोविजन का अपने लोग लिखेंगे फाइनल वैल्यू। अगर मान लो अगर हम लोग अप डाउन दिखाते भी तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले 8,000 लिखते हैं, फिर 2540 माइनस करते, तो फिर फाइनली आता भी कितना, 5460। अब क्योंकि एक साथ में दो जन को मेंटेन कर रहे हैं, तो सबका हम लोग अप्स डाउन नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पे हम लोग प्रोविजन का सीधा फाइनल लिखते हैं, ठीक है, 5460। अब पीएल क्रेडिट हुआ है, तो पीएल के क्रेडिट में लिखेंगे 2540, क्या बोल के, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोग का सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस में आते हैं। सबसे पहले सैलरी गिवन है जो कि पीएल में आएगा। इधर लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट 18,000। फिर डेटा ऑलरेडी हो चुका है लिखना, ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 30,000। मशीन दिया हुआ है 2 लाख। मशीन नहीं, हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है लिखना, इसको मैं हटा देती हूँ, अब ये काम का नहीं है। मशीनरी हम लोग का हो चुका है लिखना 2 लाख। फिर आगे है फर्नीचर भी हो गया, बैड डेप लिख लेते हैं। बैड डेप पीएल में आएगा, इधर लिख लेंगे टू बैड डेप अकाउंट 4,000। फिर परचेज दिया हुआ है, परचेज लिख लेते हैं 150। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएल में आएगा, पीएल में लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 3,200, सॉरी 5,300। फिर पोस्टेज एंड टेलीफोन भी इधर ही आ जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीफोन 3,200। एंड इधर ही आएगा टू एंड अकाउंट 4,500। कैश जाएगा बैलेंस शीट में, इधर लिख देंगे कैश 2,500। उसके बाद देखो बैंक है, बैंक भी बैलेंस शीट में आएगा 72,500। इंश्योरेंस पीएल में आएगा, ऑलरेडी इंश्योरेंस लिखा हुआ है, वैल्यू लिख लेते हैं 4,800। बिल रिसीवेबल जो कि ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, तो इधर लिख लेंगे बिल रिसीवेबल 15,000। जनरल एक्सपेंस आएगा पीएल में, पीएल में लिखो टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट 9,200।
और देखो सेकंड पेज में आओ, डेबिट वाले को कंप्लीट कर लेते, ड्राइंग्स है जो कि कैपिटल से कम होगा। कैपिटल में लिखो माइनस ड्राइंग्स 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन तो आएगा, पर इधर देखो लोन गिवन था, तो पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। इधर देखो लोन का वैल्यू और येट भी गिवन है, तो पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 8% गिवन है, तो हम लोग टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं या नहीं। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 60,000 इंटू 8%। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 मंथ होगा, हाँ या ना। तो लिखो कॉपी में, कॉपी में लिखो टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 60,000 का 8%, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर 12 महीना होता है। 2400 होगा, हाँ या ना। टोटल इंटरेस्ट होता है 2400। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है। हमने कितना इंटरेस्ट पे किया ये कहाँ से पता चलेगा, ट्रायल बैलेंस में। अगर आपने पे किया है तो आपके ट्रायल बैलेंस में शो करेगा, और अगर आपने नहीं पे किया तो आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस में 2,000 दिख रहा है, इसका मतलब मैंने पे कितना किया है, 2,000, हाँ या ना। इसका मतलब 400 क्या है, क्या आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया मेरा, 400। ठीक है, तो ठीक है, आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो ये दो जगह आएगा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, हाँ या ना। तो ये लाइबिलिटी में आ जाएगा, और क्योंकि ये इसी साल का आउटस्टैंडिंग है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं लाइबिलिटी में। करेंट लाइबिलिटी में आएगा, वो भी कहाँ पे, ना ये बोरोइंग नहीं है, ना ये ट्रेड पेएबल में आएगा, और ना ही ये प्रोविजन है, तो अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगा। अदर करेंट लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 400, और फिर इस साल करेंट ईयर में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन पहले, और फिर कर दो प्लस 400। क्या बोल के प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 2,000, इधर लिखो 2,000। फिर आगे है वेजेस, वेजेस यहाँ पे लिख देंगे टू वेजेस अकाउंट 3,000। फिर देखो सेल्स है, सेल्स यहाँ पे आ जाएगा 243। 8% लोन, कुछ नहीं बोला तो लॉन्ग टर्म लोन मान लेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा। इधर लिख लेते 8% लोन फ्रॉम मिस्टर कुमार 60,000। प्रोविजन हो चुका है, बिल्स पेएबल ट्रेड पेएबल में आएगा, तो इधर लिख लेंगे बिल्स पेएबल 11,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है तो ये एक ही जगह आएगा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है तो लाइबिलिटी में आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,000। कैपिटल है, कैपिटल लिख लो 330। फिर क्रेडिटर्स दिया हुआ है 90,000, क्रेडिटर्स लिखेंगे 90,000। और तो देखो सारा पॉइंट अपना कंप्लीट है, सिर्फ टैली करना है। पहले परचेज का टोटल कर लेते हैं कितना होगा। 95,600 का डिफरेंस आएगा जो कि पीएल में जाएगा, तो टू पीएल अकाउंट डैश दे के ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
अब पीएल में लिख लेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। इंश्योरेंस का टोटल कर लेते हैं 3600। इंटरेस्ट ऑन लोन 2400। अब टैली करना है अपने को। 10 to 20 का डिफरेंस आएगा जो कैपिटल में जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। डैश देके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे प्लस, इधर लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट 10220। थ्री थर्टी टू ट्वेंटी। अब हम लोग क्या करेंगे ये सारी हेडिंग्स को हटा देंगे, शॉर्ट टर्म बॉइंग्स को हटा देंगे, ट्रेड पेबल ये सारी हेडिंग्स आपको रखने नहीं है। अदर करेंट लाइबिलिटी हटा देंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हटा देंगे। यहाँ से इन्वेंटरीज हट जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल हट जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये सब हेडिंग रखना नहीं है। सिर्फ आइटम को अरेंज करने के लिए हमने यहाँ पे रखा है। अब देखते हैं किसको करना है, पहले क्रेडिटर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। 79,400। फर्नीचर का करो। टोटल होगा 488,620। इधर चेक करते हैं, इधर भी वही है कि नहीं। देखो इस तरीके से ये सम कंप्लीट तो हो गया, पर अगर आपका कोई भी डाउट है जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, डेफिनेटली मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इन्वॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो।